ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। यही काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी हम लोग ने रोटेशनल डायनामिक्स में भी निकाली थी व्हेन देयर इज अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। According to the conservation of energy, total energy at the highest point is equal to the total energy at the lowest point is equal to the total energy at the midway point. और ये होती है 5/2 mgr। ये इक्वेशन होती है। जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा था, हम लोग ने तब भी उसका कंजर्वेशन के साथ में उसकी एनर्जी निकाली थी कि कौन से पॉइंट पे कितनी एनर्जी होगी। नाउ दिस इज अ वाइब्रेशन एंड दिस इज ऑसिलेशन। अगेन मीन पोजीशन पे कितनी एनर्जी होगी, एक्सट्रीम पोजीशन पे कितनी एनर्जी होगी, पॉजिटिव एक्सट्रीम या नेगेटिव एक्सट्रीम या मीन पोजीशन पे कितनी एनर्जी होगी, और टोटल एनर्जी कितनी होगी वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। पहले हम लोग ने वर्टिकल सर्कल के बारे में देखा था, अभी हम लोग देखेंगे ऑसिलेशन के बारे में। And we know of oscillation when the particle performing SHM, that is simple harmonic motion. तो हम लोग निकालेंगे kinetic energy, potential energy and total energy of the particle performing SHM. एंड टोटल एनर्जी कौन सी चीज के ऊपर डिपेंड करता है वो चीज हम लोग लिखेंगे। देन द डिपेंडेंसी ऑफ टोटल एनर्जी या लॉ ऑफ टोटल एनर्जी व्हेन द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। क्लियर? चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, बाद में पोटेंशियल एनर्जी, बाद में दोनों का एडिशन करेंगे, सो वी गेट द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। सो काइनेटिक एनर्जी परफॉर्म कराने के लिए सबसे पहले हमारा पार्टिकल जो है, पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है, एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। तो पार्टिकल जो होगा उसका खुद का कुछ ना कुछ तो मास होगा एंड इट इज वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मीन पोजीशन या अदरवाइज इट इज ऑसिलेटिंग अबाउट देयर मीन पोजीशन। जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट ऑसिलेट करना चालू करेगा। ऑसिलेट कहां से करना चालू करेगा? मीन पोजीशन से। ठीक है? So we are considering m is the mass of the particle and v is the velocity of the particle and it starts performing the SHM from the mean position. So then the kinetic energy of this equation, kinetic energy of this particle, this is kinetic energy is equals to 1/2 mv square. So this is the equation, general equation for the kinetic energy. ठीक है? So we have the equation for the velocity of the particle performing SHM. Velocity की इक्वेशन है हमारे पास में, जो पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा होगा, SHM. So when the particle performing SHM, so we have the equation for velocity and v is equals to plus minus omega under root of a square minus x square. This is the velocity of the particle performing SHM. Clear? अब मैं दोनों जगह पे स्क्वायरिंग कर दूं, सो स्क्वायरिंग करने के बाद में अगेन दिस इज प्लस माइनस हट जाएगा यहां से, तो ओमेगा स्क्वायर a square minus x square. Why we are taking velocity का square? Because I want to calculate the kinetic energy and kinetic energy is 1/2 mv square. Equation मेरे को v square की चाहिए, मेरे पास में v है इसलिए मैंने स्क्वायरिंग कर दी। क्लियर? सो ये जो v square है हम लोग kinetic energy के इक्वेशन में पुट करेंगे, so we get the equation for kinetic energy. Clear? So kinetic energy is equals to again for the particle performing SHM. So kinetic energy is equals to 1/2 as it is and as it is and this is v square and we have the equation for v square. Clear? ये यहां पुट करेंगे तो आ जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर a square minus x square. Clear? And we have the angular frequency equation for the angular frequency omega is equals to k upon m under root of k upon m. याद है? So omega is equals to under root of k upon m where k is a spring constant. ये क्या आपका स्प्रिंग कांस्टेंट और m is a mass of the object which is attached to the spring. याद है? ठीक है? So this is omega square is equals to k upon m और हम लोग ने इसका प्रूफ भी देखा हुआ है कहां से आता है। ठीक है? So we have the equation for omega is equals to under root of k upon m, so we get the omega square is equals to what? K upon m. तो k is equals to m omega square. के क्या बनाया हम लोग ने? m ओमेगा स्क्वायर। अब देखो आप ऊपर वाली इक्वेशन में हमारा के क्यों बनाया हुआ है, देखेंगे आज m ओमेगा स्क्वायर एंड दिस इज m ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? तो ये जो इक्वेशन हुई आपकी, ये तो इक्वेशन बनी आपकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, बट दिस इज इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये इक्वेशन किसके टर्म्स में है? इन टर्म्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और यही इक्वेशन अभी हम लोग मैं k के फॉर्म में लिखूंगा, सो वेयर again this is the kinetic energy in terms of where k is a spring constant, so we get the equation for the kinetic energy of the particle performing SHM in terms of spring constant. Clear? This is also kinetic energy of the particle performing SHM and again we get the equation for k again, so again kinetic energy is equal to this is 1/2 as it is m omega square and this is m omega square is k, so this is k and rest of the thing again as it is a square minus x square. This is also kinetic energy of the particle performing SHM.
ये भी आपकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग ए सिस्टम है, ये भी आपकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग ए सिस्टम है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस टू इक्वेशन इज व्हाट? फर्स्ट इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड द सेकंड इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट. तो इक्वेशन हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी की बना ली, जो एक इक्वेशन मिली मेरे को एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में और दूसरी इक्वेशन मिली मेरे को कांस्टेंट के टर्म्स में, एंड दैट इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट के टर्म्स में. Clear? So we have this two kinetic energy, and this is the kinetic energy of the particle performing a system. Both the equation for kinetic energy of the particle performing a system. जैसे मैंने kinetic energy बनाई हुई है दो फॉर्म में, एक आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में और एक आपका स्प्रिंग कांस्टेंट के फॉर्म में. Clear? And again we get the similar equation for potential energy. So this is the kinetic energy. अब इक्वेशन बन गई हमारी kinetic energy. अब हम लोग को एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना था. काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग ए सिस्टम. तो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी. क्लियर? अब क्या निकालेंगे? पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. अब पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्ट नहीं निकाली जाती, हमेशा के लिए याद रखिए. वी कैन नॉट डायरेक्टली कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी. हम डायरेक्टली पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते. वी हैव द कांसेप्ट ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम. स्प्रिंग मास सिस्टम के हिसाब से हमारी कुछ एक इक्वेशन बनती है, एंड दैट इज इक्वेशन फॉर फोर्स, एंड दैट फोर्स इज इक्वल टू माइनस के इनटू एक्स. याद आया? क्लियर? सो दिस एफ इज इक्वल टू माइनस के इनटू एक्स, वेयर के अगेन इज योर स्प्रिंग कांस्टेंट. के क्या आपका स्प्रिंग कांस्टेंट. ठीक है. सो अगेन एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ डीएक्स. ये कंसेप्ट तो वो है जब हम लोग ने, ये हमारा रिजिड सपोर्ट है, हम लोग ने यहां स्प्रिंग अटैच की थी, स्प्रिंग का ये ए एंड और ये दूसरे एंड का हम लोग ने ऑब्जेक्ट मास अटैच किया हुआ था. और जिस समय मैं ऑब्जेक्ट को इधर खींचूंगा तो इसका रिस्टोरिंग फोर्स इधर के डायरेक्शन से अप्लाई करेगा. मतलब एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स एंड द रिस्टोरिंग फोर्स बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन. या अदरवाइज एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, जो हमारा रिस्टोरिंग फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स ये डायरेक्शन में और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है. तो मैं फोर्स इधर की डायरेक्शन से लगा रहा हूं, इसका मतलब यह है कि मेरा वर्क डन इस डायरेक्शन से हो रहा है, बट रिस्टोरिंग फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन से आएगा. क्लियर? सो हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो वी कैन नॉट कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली. तो हमारे को पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमारे को वर्क डन का सहारा लेना पड़ता है, हमेशा याद रखेंगे. क्लियर? वी कैन नॉट कैलकुलेट डायरेक्टली पोटेंशियल एनर्जी. हम लोग डायरेक्ट पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में एक बहुत अच्छा वेपन जो होता है, वो वेपन होता है दैट इज वर्क डन. क्लियर? तो वर्क डन भी कौन सा? डायरेक्ट फाइनल वर्क डन नहीं, पहले लेना पड़ता है इनिशियल वर्क डन. सो इफ आई एम टेकिंग इनिशियल वर्क डन, सो इनिशियल वर्क डन इज डिनोटेड बाय dw. वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, where dx is the displacement of the object या displacement of the particle from the mean position. dx आपका डिस्प्लेसमेंट है ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन, और ये f मेरा रिस्टोरिंग फोर्स है. अगेन देयर इज अ नेगेटिव साइन. व्हाई देयर इज अ नेगेटिव साइन? बिकॉज़ वर्क डन किस डायरेक्शन से हो रहा है? अपोजिट डायरेक्शन से. रिस्टोरिंग फोर्स कहां जा रहा है? उसके अपोजिट डायरेक्शन से. क्लियर? सो अगेन dw is equal to minus f dx, where dw is the initial work done. ये dw हमारा इनिशियल वर्क डन है. क्लियर? सो अगेन वी हैव द इक्वेशन ऑफ f is equal to minus kx. अगेन dw is equal to, ये माइनस पहले का, f का फिर से माइनस के एक्स है, सो माइनस के एक्स इंटू dx. क्लियर? सो अगेन दिस माइनस एंड माइनस गेट प्लस, सो dw इज इक्वल टू के एक्स dx. ठीक है? सो दिस इज व्हाट इनिशियल वर्क डन. मेरे को पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है. पोटेंशियल एनर्जी निकालने का सिस्टम हमेशा के लिए याद रखिए. मैं यहां एक बार रफ में समझा देता हूं. पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं होती, इसके लिए मेरे को टोटल वर्क डन चाहिए, बट टोटल वर्क डन भी डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं होता, इसके लिए इनिशियल वर्क डन चाहिए. दिस इज द प्रोसेस टू कैलकुलेटिंग द पोटेंशियल एनर्जी. ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है. जब तक फिजिक्स पढ़ रहे हो ये प्रोसेस हमेशा ध्यान में रखें. ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने का. You cannot calculate potential energy directly. You have to calculate the potential energy. First, you have to calculate the total amount of work done या total work done. But फिर से total work done डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं होता. आपको पहले इनिशियल वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा, और वो इनिशियल वर्क डन से आपको टोटल वर्क डन निकालना है. फिर से रिपीट करता हूं, इनिशियल वर्क डन से टोटल वर्क डन अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप इनिशियल से टोटल पे जा रहे हो. सो वी गेट द इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन यूज करेंगे हम लोग.
अगर टोटल से इनिशियल पे आना है सो वी आर यूजिंग डिफरेंशिएशन, और इनिशियल से फाइनल पे जाना है या इनिशियल से टोटल पे जाना है सो वी आर यूजिंग इंटीग्रेशन। तो ये जो चीज मिली है मेरे को यहां से dw is equals to kx dx, तो इसको मैं करूंगा इंटीग्रेट, क्लियर, सो वी गेट द टोटल वर्क डन, एंड व्हेन देयर इज द टोटल वर्क डन वी गेट द पोटेंशियल, एंड अकॉर्डिंग टू एनर्जी वर्क डन एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। याद है मैंने ऐसे कुछ बोला हुआ था। सो वर्क डन वर्क एनर्जी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू दिस वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, या अदरवाइज एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, क्लियर। तो ये चीज होती है। तो सबसे पहले डायरेक्ट हमारा पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट नहीं होगा, वी हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं होगा, वी हैव टू कैलकुलेट इनिशियल वर्क डन, क्लियर। चलिए ये प्रोसेस होता है। सो वी गेट द इनिशियल वर्क डन, व्हाट वी वांट, टोटल वर्क डन। फॉर द टोटल वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इनिशियल वर्क डन। दिस इज स्टैंडर्ड प्रोसेस। टोटल वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इनिशियल वर्क डन। वर्क डन चालू कहां से हो रहा है, ऑब्जेक्ट चालू कहां से होगा, मीन पोजीशन से, और पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रहा है तो इस कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा, डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, x, बराबर है। और फिर से वहां से x से 0 और फिर से 0 से x, क्लियर। तो इंटीग्रेशन कहां से चालू होगा, 0 से, खत्म कहां हो रहा है, x में। सो वेयर 0 इज अ लोअर लिमिट and where x is a upper limit, and this is lower limit and upper limit, this is for the integration, ये integration के limits है, clear। So this is the integration starts from 0, it is ends at x, because it starts from mean position, जाएगा कहां पे, extreme position पे, तो distance कितना ट्रैवल करेगा, displacement कितना होगा इसका, x, इसलिए 0 से लेकर के कहां पे, x, फिर से x से 0, फिर 0 से x, clear। That's why it starts from 0, ends at x, where 0 is a lower limit and x is a upper limit. ठीक, चलिए सामने चलते हैं again. So again dw is equals to, this is integration 0 to x, clear. dw is what, k x dx, where k is constant, clear. So k is integration के बाहर. So again there is work done. Then k integration 0 to x into dx, clear. Again the integration of x dx, x square divided by 2, clear. So again we have this equation for this work done. So again work done is equals to k x square divided by 2, x square divided by 2, ठीक है। लिमिट्स बची हुई है 0 to x. This is indefinite integration या definite integration? This is definite integration because there is a limit. And when there is no limit, so it is called as indefinite integration. Clear? So when there is a definite integration, we are not using plus c. Plus c is only used for indefinite integration. Indefinite integration है तभी आप plus c लगाते हैं, and that plus c is a integration constant. वो plus c आपका integration constant होता है, क्लियर। चलिए तो यहां से हम लोग को मिला इंटीग्रेशन, दैट इज k x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और ये लिमिट्स है 0 टू x, एंड फार्मूला फॉर पुटिंग द लिमिट्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्लियर। सो अगेन वी गेट द वर्क डन इज इक्वल्स टू k अपर लिमिट x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, k ऐसे ही होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो अगेन 0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, दिस टोटल टर्म इज 0. सो अगेन वर्क डन इज इक्वल्स टू k x square divided by 2. In the standard form, work done is equals to 1 by 2 k x square. So this is the total amount of work done for the particle performing SHM. ये work done हुआ, and work done is stored in the form of energy. Work done is stored in the form of energy. अब मेरे को चाहिए कौन सी energy? So work done is equals to potential energy. Work done is equals to potential energy. So from this equation we can write here potential energy is equals to 1 by 2 k x. So this is the equation for potential energy of the particle performing SHM. ये इक्वेशन किसका हुआ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग। चलिए देखिए इक्वेशन देखिए यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM। अब फिर से मेरे को क्या निकालना है, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी निकल गई, ठीक है। देख अच्छे से, पोटेंशियल एनर्जी 1 by 2 kx स्क्वायर निकाली हम लोग,
और ये तो स्प्रिंग कांस्टेंट के टर्म्स में निकली, हम लोग ने यहाँ स्प्रिंग कांस्टेंट के टर्म्स में यहाँ निकाली। और के क्या है? m ओमेगा स्क्वायर। के क्या है? m omega square. So again we can write here potential energy in terms of angular frequency. ठीक है? So again this is 1/2 in terms of k. What do you have to write? M omega square. M omega square. So again there is m omega square and remaining is x square. So this is also a potential energy of the particle performing SHM in terms of angular frequency. This is in terms of spring constant. This is in terms of Spring constant. this is kinetic energy in terms of Spring constant. this is kinetic energy in terms of Angular frequency. समझ में आ गया? तो पोटेंशियल एनर्जी भी हम लोग निकाली, काइनेटिक एनर्जी भी हम लोग ने निकाली, दोनों फॉर्म में निकाली। क्लियर? तो टोटल एनर्जी भी दोनों फॉर्म में ही आएगी। टोटल एनर्जी भी तो दोनों फॉर्म में आएगी ना। क्लियर? सो व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेटिंग द टोटल एनर्जी? So total energy of the particle performing SHM TE is equals to KE plus और दोनों इक्वेशन मैंने निकाल चुका हूं पहले। ठीक है, हम लोग एक बार इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में सॉल्व करेंगे और एक बार स्प्रिंग कांस्टेंट के टर्म्स में सॉल्व करेंगे। क्लियर? सो अगेन दिस इज टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कौन से टर्म में सॉल्व करें पहले? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो अगेन दिस इज 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, अगेन काइनेटिक एनर्जी होगी प्लस, तो यहां आ गया प्लस। क्लियर? And there is a potential energy. What is the equation for potential energy in terms of angular frequency? M omega square. चलिए 1/2 m omega square, 1/2 m omega square common. तो again there is a total energy is equals to 1/2. ठीक है, और क्या आएगा साथ में? m omega square. What remain? a square minus x square plus x square. क्या ऐसी आएगा? तो अच्छे से देख, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो अगेन रिमेनिंग देयर इज अ टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 m ओमेगा a स्क्वायर। सो अगेन दिस इज द टोटल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ total energy in terms of Angular frequency. again we can calculate the total energy in terms of spring constant। ठीक है, क्या ऐसे ही सॉल्व होगा वो भी? और ऐसे सॉल्व होने के बाद में सिर्फ यहाँ m ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? कैन आई राइट डायरेक्टली? अब डायरेक्टली लिखूंगा। सो अगेन दिस इज टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू, प्रोसेस वही है, कंसेप्ट वही है, बस m ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या लगाएंगे? सो अगेन देयर इज 1/2 k। सो अगेन दिस इज टोटल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टोटल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ चलिए देखिए यहां से काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग। क्या यहां तक समझ में आ गया है? क्लियर? चलो हम लोग अभी लॉ बनाते हैं टोटल एनर्जी के। ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। अगेन दिस इज, यहां अभी हम लोग इक्वेशन यूज करेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी वाली। ठीक है, चलिए ध्यान दो अभी इधर। व्हाट इज आवर इक्वेशन? टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 m omega square a square. What is omega? What is formula for omega? 2 pi f. What is formula for omega? क्या 2 pi f formula होता है इसका? तो अगेन देख, omega is equals to 2 pi f and we have the omega square. ठीक है, now see this is total energy, law of total energy of the particle performing SHM. So 1/2 m 4 pi square f square। बोल नहीं समझा? अभी समझा गया? ठीक है, चल देख, क्या 2 और 4 कैंसिल हो गया? सी टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर m f स्क्वायर a स्क्वायर। कोई डाउट यहां तक? अरे कोई डाउट है क्या? अब देखिए यहां से, क्या 2 और पाई स्क्वायर कांस्टेंट है? पाई स्क्वायर कांस्टेंट है ना, तो पाई स्क्वायर कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट। नाउ सी, एंड देयर इज रिमेनिंग टर्म इज मास, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड। मास, फ्रीक्वेंसी एंड मास, फ्रीक्वेंसी एंड देख अच्छे से, एंड ये सभी के सभी न्यूमरेटर में। कहां पे ये? नाउ सी, पहला लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ दिस टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM, TE is directly proportional to m। दूसरा लॉ, TE is directly proportional to f square। तीसरा लॉ, TE is directly proportional to s। बोल समझा? मेरा तमारी जरूरत नहीं, अच्छे से
total energy of the particle performing SHM is directly proportional to the mass of the particle performing SHM. First law. Second law, total energy of the particle performing SHM is directly proportional to the square of the frequency of the particle performing SHM. Third law, total energy of the particle performing SHM is directly proportional to the square of the amplitude of the particle performing. This is the three law. And this is the entire derivation for kinetic energy, potential energy, and the total energy of the particle performing. Good out? There will be.